ओम नमस्ते शारदे देवी सरस्वती वरप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सार्वभौम यूट्यूब चैनल द्वारा प्रस्तुत व्याकरण शास्त्र अध्यापन के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी के अथ संधि के प्रकरण के अध्यापन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। क्या चल रहा है हमारा? अथ संधि प्रकरण। अथ संधि प्रकरण चल रहा है। क्या चल रहा है? अथ संधि प्रकरण। अथ संधि प्रकरण चल रहा है। ठीक है, तो अथ संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने कितना पढ़ लिया है? हमने कल वृद्धि संधि पढ़ी है? हमने यण संधि पढ़ ली, अयादि संधि पढ़ ली और गुण संधि पढ़ ली, और वर्तमान में चल रही है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के प्रमुख सूत्र और संज्ञा सूत्र हो चुके हैं। ठीक है, और यह हमें पता चल गया है कि जहां जहां वृद्धि होती है वहीं वहीं कौन प्राप्त होता है? गुण प्राप्त। गुण प्राप्त होता है। कैसे बताओ? क्योंकि अवर्ण के बाद यदि अच पर में हो तो गुण हो जाता है। ठीक है, और अगर एच पर में हो तो वृद्धि हो जाती है। ये गुण का अपवाद सूत्र है। प्रश्न सुना करो पहले और प्रश्नानुरूप जवाब दिया करो। हमारा प्रश्न है कि जहां जहां वृद्धि की प्राप्ति होती है वहीं गुण की भी प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि गुण की प्राप्ति वृद्धि की प्राप्ति के समय अवश्य ही है, तो वृद्धि गुण का अपवाद बनता है। हमारा प्रश्न है कि जहां जहां वृद्धि की प्राप्ति होती है वहां वहां गुण की प्राप्ति अवश्य ही होती है। यह कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि दोबारा एक बार प्रश्न रखता हूं। जहां जहां वृद्धि की प्राप्ति होती है या जहां जहां वृद्धि होती है वहां वहां गुण की भी प्राप्ति होती है। कैसे? सिद्ध कीजिए। गुण में कहते हैं गुरु जी कि अची पर में हो और वृद्धि कहता है कि एच पर में हो। तो अच के अंतर्गत तो एच भी आते हैं गुरु जी। तो इसलिए जहां जहां वृद्धि होती है वहां वहां गुण प्राप्त होता है। अवर्ण के बाद एच हो तो वृद्धि होती है और अवर्ण के बाद अच हो तो गुण होता है। अब अवर्ण के बाद अच हो तो अच में कौन कौन आते हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ये आते हैं। और एच में कौन आते हैं? ए, ओ, आई, औ। एक सूत्र कहता है कि अ के बाद अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ ये वर्ण हो तो गुण होता है, और दूसरा सूत्र कहता है कि अ के बाद ए, ओ, आई, औ हो तो वृद्धि होती है। तो जहां वृद्धि प्राप्त है वहां गुण प्राप्त है। क्यों? क्योंकि अ के बाद अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ में अ के बाद ए, ओ, आई, ओ आ चुके हैं, और उसी ए, ओ, आई, औ में वृद्धि हो रही है। तो जहां जहां वृद्धि प्राप्त है वहां वहां गुण प्राप्त है। इस तरह से तो जहां गुण प्राप्त हो, जहां हम वृद्धि करने जा रहे हैं यदि वहां गुण हो जाए तो बेचारा वृद्धि कब काम करेगा? वो करेगा ही नहीं। इसलिए और यदि वृद्धि काम कर जाए, ए, ओ, आई, औ में वृद्धि यदि काम कर जाए तो गुण अन्यों में काम कर सकता है कि नहीं? कहाँ? आ, ई, उ, री में। अ के बाद ई, उ, अ, ई, उ, री इन वर्णों में गुण काम कर लेगा, और अ के बाद ए, ओ, आई, औ में वृद्धि काम करने लग जाएगी। यानी वृद्धि को यदि हम कर भी दें तो गुण के लिए गुण करने का स्थान बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर वहां भी गुण लग जाए तो वृद्धि कभी काम कर पाएगी नहीं, क्योंकि जहां आ के बाद ए आएगा
ए के अच होने के बाद गुण हो जाएगा। जहां अ के बाद ओ आएगा, ओ के अच होने के कारण गुण होने लग जाएगा। जहां ए के बाद आई आएगा, वहां अच होने के कारण गुण होने लग जाएगा। जहां अ के बाद औ आएगा, वहां औ के अच होने के कारण गुण होने लग जाएगा। इसलिए वृद्धि कभी हो ही नहीं पाएगी। तो ऐसी विधि को कहते हैं निरवकाश विधि। जिसको अपने कार्य करने का स्थल न मिल पाए, वह कहलाती है अपवाद विधि। और अपवाद सामान्य से हमेशा बलवान होता है। तो इसलिए गुण की अपेक्षा वृद्धि बलवती जब हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा, गुण नहीं हो पाएगा। ये बात कल तक हुई थी हमारी। और कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने ये पढ़ा था गुरुजी, वृद्धिरादेश। वृद्धिराजेत वृद्धि संज्ञा करता है आत और एच की। आत का मतलब था आ, ऐच का मतलब था आई औ। तो इस सूत्र ने बताया हमें कि वृद्धि किसे कहते हैं। किसे कहते हैं वृद्धि? आ आई औ को वृद्धि। तो व्याकरण शास्त्र में जहां कहीं वृद्धि कहा जाए, तो उस वृद्धि का तात्पर्य बढ़ने से मत लेना। उस वृद्धि का तात्पर्य क्या होगा? आ नाम का वर्ण, ऐ नाम का वर्ण और औ नाम का। नाम भी मत कहिए, आ ऐ औ ये तीन वर्ण। ठीक है। तो आ ऐ औ इन तीनों की वृद्धि संज्ञा होती है। यह बताता है वृद्धिरादेश तपरस तत्काल से की सहायता से। उसके बाद आया था वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि कहता है कि आत एचि परे वृद्धि रेकादेश स्यात्। आत अवर्णात एचि, एचि प्रत्याहारे परे वृद्धि रूप एकादेश स्यात्। वृद्धि रूप एकादेश भवति। अर्थात अवर्ण के बाद एच अर्थात ए ऐ औ ओ औ ये वर्ण आ जाएं, तो आ और ए को अ और ए को मिलकर के वृद्धि हो जाती है। आ और ओ को मिलकर के वृद्धि हो जाती है। और अ और आई को मिलकर भी वृद्धि हो जाती है। और अ प्लस औ को मिलकर भी वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धियां हैं आ आई औ ये तीन। ऐ कहाँ होता है, इसके उदाहरण हमने देख लिए कृष्णैकत्वम और देवेश्वर्यम में। ठीक है। यानी अ प्लस ए बराबर ऐ होता है और अ प्लस ऐ बराबर भी ऐ होता है। इस तरह से हमने ऐ का उदाहरण जान लिया। ठीक है। उसके बाद औ कहाँ होता है यह भी हमने जान लिया दो उदाहरणों के माध्यम से। वे उदाहरण कौन कौन से थे? गंगौघ और कृष्णोत्कंठ्यम। इन दोनों उदाहरणों से हमने जाना कि अ के बाद ओ हो तो दोनों को मिलकर के अव हो जाता है। और कृष्णोत्कंठ्यम के माध्यम से हमने जाना कि अवर्ण के बाद अव हो तो अ और औ को मिलकर भी अव हो जाता है। तो इस तरह से ए कहाँ होता है और ओ कहाँ होता है, यह हमने कल की कक्षा में जान लिया। कुछ शंका हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। समझ आ गया? अब यहाँ शंका होगी गुण संधि की तरह। जैसे गुण में हमने सबसे पहले ए और ओ गुण को ही बताया था ना। प्रश्न हुआ था कि अगुण कहाँ होता है। तो यहाँ भी प्रश्न होगा कि आपने गुण वृद्धि बताई है तीन, कौन कौन सी? आ आई औ। आ ऐ औ ये तीन वृद्धियां हैं। ठीक है, ये तीन वृद्धियां हैं कि नहीं? आवाज आ रही है? क्या कहा हमने? वृद्धि तीन है। वृद्धि है तीन, आ ऐ औ। ऐ वृद्धि कहाँ होती है यह हमने जान लिया। अव कहाँ होता है यह भी हमने जान लिया। शंका होगी कि आ गुण कहाँ होता है गुरुजी। तो आ गुण कहाँ होता है यह बताने के लिए आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। तो फेसबुक के हमारे जो भी दर्शक हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है इस कक्षा में। यदि वो भी कुछ पूछना चाहते हैं कक्षा के दौरान तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम यथोचित माध्यम से यथानुकूल समय में आपके प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सूत्र है एत्यै धत्यूषु।
तो अब तक के अध्ययन से हमारा ये प्रश्न जगा हुआ है कि आ कहाँ होता है, तो उसका उत्तर ग्रंथकार दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं यह तो पता नहीं है, लेकिन अपने जिज्ञासा वाले प्रश्न का अपने मस्तिष्क में उठाए रखना। ठीक है, अगला सूत्र है एत्यै धत्यूषु। क्या सूत्र है? एत्यै धत्यूषु। तो एति, एति अर्थात एति, एति का अर्थ क्या हो जाएगा? कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति। एत, एत शब्द का सप्तमी में बनता है एति। ठीक है, तपर ग्रहण है कि नहीं? है? आगे देखो क्या कह रहा है सूत्र। अवर्णात एजाद्यो हो एत, ओ सॉरी, ना एत शब्द का नहीं है, एति शब्द ही है। ठीक है, ये अनुकरण वाला पक्ष है, धातु का शब्द रूप बनाया गया है। ठीक है, हाँ, बाद में समझाएंगे तुम्हें कभी, अभी ये प्रसंग है अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम का, और स्वरूप शब्द से बनने वाला, अभी उधर ध्यान मत दो। एते धत्यूषु सप्तमी विभक्त्यंत पद है, धत्यूषु रामेशु की तरह। ठीक है, रामेशु तो अजंत है, लेकिन ये हलंत शब्द है। तो एतीचा एधतीचा ऊठचा इति एत्ये धत्यूषु, एक पद का ही यह सूत्र है। इस एक पद में तीन पदों का समास हुआ है, तब सप्तमी में जाकर के बना है एत्ये धत्यूषु। तो वो तीन कौन से पद हैं जिनका समास हुआ है, और कौन सा समास हुआ है? तो द्वंद्व समास हुआ है, और वो पद हैं एतिश्च एधतीच ऊठच इति एत्यै धत्यूषु। ठीक है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। आद गुणा से आद की अनुवृत्ति चली आ रही है, वृद्धि रेचि से एची की अनुवृत्ति चली आ रही है। ठीक है, एक पूर्व वृद्धि रेचि पूरा का पूरा सूत्र चला आ रहा है। ठीक है, किन किन सूत्रों की अनुवृत्ति है? एक तो आद गुणा की, वृद्धि रेचि की, एक आगे से एक पूर्व। 2 सेकंड हम आपको लिखकर ही दिखा देते हैं किन किन सूत्रों का अनुवर्तन है। ठीक है, तो देखो एते धत्यूषु तो सूत्र में है कि नहीं? हाँ। सूत्र में है ना, ये सप्तमी विभक्त्यंत पद हो गया। ठीक है, आद की अनुवृत्ति है किस सूत्र से? आद गुणा से। किस सूत्र से? आद गुणा से आद की अनुवृत्ति है, और वृद्धि रेचि से वृद्धि पद की और एची पद की अनुवृत्ति है। ठीक है, और एक पूर्व परयोह का अधिकार है। ठीक है, और सूत्र में क्या बैठा हुआ पद? एते धत्यूषु। ठीक है, तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा आत। आत माने बताओ, आत का अर्थ क्या किया था हमने? आत का अर्थ एक तपर आत में करेंगे, कालस्य वाला आत, और एक पंचमी वाला आत। तो अवर्ण पंचमी वाला है। हाँ, तो आत का अर्थ क्या हो जाएगा? अवर्ण से। ठीक है, आगे बैठा हुआ है, आगे क्या पद है? वृद्धि ही, अवर्ण के बाद वृद्धि हो। किसको हो? तो एची, अवर्ण के बाद एच परे हो तो वृद्धि हो। अब देखो एची में भी सप्तमी है और एते धत्यूषु में भी सप्तमी है, और आपको बताया है एक ही वाक्य में जब दो समान विभक्ति वाले पद आते हैं तो उन दोनों के बीच विशेष विशेषण भाव संबंध होता है, अभेद संबंध कहलाता है, और अभेद में विशेष विशेषण भाव संबंध के यही हो सकता है। ठीक है, तो एक बनेगा विशेषण और एक बनेगा विशेष्य। तो
और विशेषण पद तदंत का बोधक होता है। विशेषण पद व्याकरण में तदंत का बोधक होता है। सूत्र लिख लो, नियम लिख लो, बहुत काम देगा। ये ज्ञान की बातें हैं, इससे ही पता चलता है कौन कितना बड़ा विद्वान है। आदमी को अगर कलाएं पता हो तभी पता चलता है कि प्रतिभाशाली है, नहीं तो काम तो कोई भी करता है, गधा भी करता है। गधे को प्रतिभाशाली थोड़ा ना कहा जाता है। लेकिन जय सगोर रैन सगोर गढ़वाली में शुद्ध शब्द समझाया भी। वो कैमरा तो भी लगा सकता था, तोड़ ताड़ के किसी तरह से लगा देता, लेकिन टूट जाता तब गाली खाता, और लग जाता तब काम हो जाता। लेकिन इससे तुम्हारी प्रतिभा नहीं नापी जाती। प्रतिभा कैसे नापी जाती है? जब तुम काम को व्यवस्थित ढंग से बार बार करते हो। एक बार तोड़ दिया, एक बार तुक्के में लग गया, लगने में बोलो कि मेरे पे ताली बजाओ, और टूटने में बोलो कि भाई गलती से हो गया। नहीं, प्रतिभा वही है जो बहुत सारे काम व्यवस्थित तरीके से संपादित करने का हुनर रखती है, उसी का नाम हुनर है शुद्ध हिंदी में, उर्दू में। और हिंदी में क्या है? निपुणता, कौशल, प्रतिभा। और गढ़वाले में क्या है? सगोर। तो व्याकरण में विशेषण में तदंत विधि होती है। क्या कहा? विशेषण में तदंत विधि होती है। ठीक है। सूत्र है येन विधिस् तदन्तस्य। क्या सूत्र है? येन विधिस् तदन्तस्य। क्या सूत्र बताया? येन विधिस् तदन्तस्य। ठीक है। इसका अर्थ है कि विशेषणम तदंतस्य बोधकः स्यात्। जो विशेषण होता है वह तदंत का बोधक होता है। अर्थात विशेषण जिस विशेष्य के साथ जुड़ा हुआ हो उस विशेष्य के अंत का बोधक होता है। समझे? विशेषण दो भाग होंगे ना। जब जहां विशेषण कहा जाएगा तो विशेषण का तात्पर्य है कि इसका कोई विशेष्य भी है। यह ऐसा शब्द है जो अपने साथ दूसरे को भी खींच के लाता है। वह कौन है? दूसरा विशेष्य है। विशेषण तभी हो सकता है जब कोई विशेष्य हो, बिना विशेष्य के विशेषण संज्ञा ही नहीं बन सकती किसी की। समझ रहे हो? तो विशेषण से स्वयं सिद्ध है कि इसका कोई विशेष्य है। तो जो विशेषण होता है वह तदंत अर्थात अपने विशेष्य के अंत का बोधक होता है। समझे? अब यहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव संबंध एची और एते धत्युत्सव के बीच है। तो विशेषण कौन हुआ? एची हुआ। एची है यहाँ विशेषण। ठीक है। कौन है? विशेषण एची। और एते धत्युत्सु है विशेष्य। ठीक है। एची और एति धत्युत्सु के बीच में विशेष्य विशेषण भाव संबंध है। तो एची विशेषण है वह अपने विशेष्य के अंत का बोधक होगा। समझ रहे हो? समझे? अभी पूरी तरह नहीं समझे, लेकिन गुरुजी ने जितना समझाया है उसको सुन लो। वो सुन लिया कि नहीं? अब वो सुना हुआ गुरुजी जो समझाने जा रहे हैं उस समझाने जाने से कितना रिलेट होता है, पहले पूरा प्रसंग सुन लो, तब समझ में आएगा। एची को पकड़ लिया हमने विशेषण, और हमने यह जान लिया कि विशेषण अपने तदंत का बोधक होता है, तत् अर्थात विशेष्य के अंत का बोधक होता है। तो यहाँ पे एची है विशेषण और उसका विशेष्य है एत्य धत्युत्सु। एत्य धत्युत्सु में द्वंद्व है और द्वंद्व समास घटित पद अपने प्रत्येक अर्थ को रखता है। तो अर्थ हो जाएगा एची अर्थात एच अंत वाला एति, यह अर्थ होगा। क्योंकि एतीचा एधतीचा ऊर्चा। ठीक है। और एच अंत वाला एधती और एच अंत वाला ऊठ, तो ऐसा अर्थ होगा। विशेषणम तदंतस्य लगा करके। अभी रुको, प्रसंग यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है। मेरा व्याख्यान समाप्त अच्छा तो अभी हो ही नहीं सकता। अभी तो सिर्फ ये विधि तदंतस्य से तदंत कैसे अर्थ लगेगा ये पता लगा है, लेकिन तदंत अर्थ होगा या नहीं होगा ये तो व्याकरण को पूरा कहां कहां इस अर्थ के परिष्करण करने वाले बैठे हुए हैं उनको ला करके तब निष्कर्षार्थ होगा। अभी निष्कर्षार्थ नहीं निकला है। समझ रहे हो?
तो क्या तदंत अर्थ कैसे निकलेगा, पता लग गया कि एच अपने विशेष्य में जाकर के उसके अंत का बोधक होगा। तो विशेष्य है एत्य धत्ति उठसु, उसका अर्थ है एति एधति और ऊठ। तो एजंत एति और एजंत एधति और एजंत ऊठ, यानी एच है अंत में जिस एति के, एच है अंत में जिस एधति के, और एच है अंत में जिस ऊठ के। ऐसा तो भाई ना तो एति एजंत होता है, न एधति एजंत होता है, न ऊठ एजंत होता है। एति के अंत में एच दिखता है, एति के अंत में क्या है, ई दिख रहा है ना। एधति के अंत में एच दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वहां तो ई दिख रहा है। और ऊठ के अंत में कहीं एच दिखता है, एच वहां क्या दिखता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये विशेषण बनाना ही व्यर्थ हो गया। क्या व्यर्थ हो गया, क्या व्यर्थ हो गया, विशेषण बनाना व्यर्थ हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या वाक्य में व्यर्थ हो गया, भाई व्यर्थ तो हो ही गया। तो जब व्यर्थ हो गया, क्या आचार्य को नहीं पता है कि इसमें तो व्यर्थ हो जाना था। और सूत्र तो अंत कह ही नहीं रहा है, सूत्र क्या कह रहा है, वृत्ति पढ़ो जरा। हाँ वो कह रहा है एजाद्यो, वो अंत तो कह ही नहीं रहा है, एज आद्य। तो ये आदि अर्थ कैसे आया, आदि अर्थ कैसे आया, जबकि व्याकरण तो कहता है कि तदंत का बोधक होता है। याद करो जरा इस प्रसंग में आपको क्या बताया है, अभी कुछ दिन पहले ही बताया है। आदि में ये आदि अर्थ कैसे निकला, जबकि अंत अर्थ आना चाहिए था। सोचो सोचो, अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया है। जरा बुद्धि के जो भी हैं, खच्चर हैं, गधे हैं या घोड़े हैं, दौड़ाइए और पता करके लाइए, और इसी से पता चलेगा कि आपकी बुद्धि के खच्चर हैं, घोड़े हैं या गधे हैं, या पूरा पंचर पड़ा हुआ टांग। दर्शकों में से जो बता सके स्वागत है। वृद्धि रेचि से आया हुआ एची पद जब एते धत्युत्सु का विशेषण बना, तो तदंत विधि न होकर के तदादि विधि कैसे हो गई, जो कि वृत्ति में लिखी हुई है कि अवर्णात एजाद्य। अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया है। हिंट दूं, एच का अर्थ क्या है, प्रत्याहार है। अर्थ क्या जाता है, एच का मतलब क्या होता है, ये चारों के चारों वर्ण है कि नहीं। तो एच वर्णवाचक हुआ कि नहीं, वर्णवाचक में सप्तमी विभक्ति है कि नहीं। जहां वर्णवाची में सप्तमी विभक्ति हो या सप्तमी विभक्ति वाला वर्णवाचक हो और किसी कार्य कोई कार्य कर रहा हो, वहां तदंत विधि न होकर के तदादि विधि हो जाती है। बताया था। यहाँ कौन सा कार्य हो रहा है, एते धत्युत्सु के द्वारा वृद्धि रूप एक आदेश हो रहा है, और यह वृद्धि रूप एक आदेश एची इस सप्तम्यंत विभक्ति के सहयोग से हो रहा है। और एच वर्णवाचक है, और वर्णवाचक के साथ सप्तमी विभक्ति वाला है। तो आपको बताया था कि वर्णवाचक और सप्तमी विभक्ति के द्वारा जहां कार्य हो, तो वह विशेषण तदंत का बोधक न होकर के तदादि का बोधक हो जाता है। ये तो हिंट दे दिया और पूरी व्याख्या भी बता दी, लेकिन ये अर्थ बताने वाला कौन सूत्र, कौन परिभाषा, कौन वार्तिक था, बताइए। बुद्धि के खच्चर दौड़ाइए, बताइए कि आपके बुद्धि के खच्चर हैं, घोड़े हैं या गधे हैं। अब देखना होगा कि अगर आपने 1 मिनट में ये उत्तर दे दिया या ये बता दिया कि ऐसा प्रसंग अभी कहाँ आया था, तो मान लेंगे कि आपके बुद्धि के घोड़े ही हैं जो तेज दौड़ते हैं, सरपट, वो भी सूर्य के घोड़े जो चंद सेकंड में पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर आते हैं। अन्यथा मान लिया जाएगा कि आपके बुद्धि के गधे ही हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तुक्का ना मारो, वो बोलो जिसको सिद्ध करके दिखा सको, क्योंकि मैं सिर्फ हाँ नहीं बोलूंगा, मैं पूछूंगा कैसे।
चलो आपका समय शुरू होता है अब। और फेसबुक के दर्शकों से भी निवेदन है कि आप भी इस चैलेंज में प्रतिभागिता कीजिए। सप्तमी कहाँ है वहाँ? व्याकरण है भाई, ऐसे ही नहीं आती, बड़ी तपस्या चाहिए। व्याकरण ऐसे ही आ जाए बिना तप के। व्याकरण पढ़ने का तात्पर्य है आप तपस्या कर रहे हैं। आप न जाने अपने कितने पाप कर्मों का क्षीण कर रहे हैं, अपना पुण्य जगा रहे हैं। हर किसी के समझ में व्याकरण आ जाए और व्याकरण पढ़ने पढ़ाने की कला आ जाए तो हर आदमी 4000 सूत्रों का अध्ययन करके भाषा का प्रकांड पंडित न बन जाए। क्यों लड़ाई झगड़े हो? सब वाणी को यथार्थ रूप में सब जान रहे, समझ रहे कि कौन किस प्रसंग में कह रहा है, किसका क्या तात्पर्य है। आत्मा तक शब्द पहुंचाने की क्षमता आ जाए, लेकिन तपस्या पूर्ण हो नहीं पाती। लग रहा है आप अपने 1 मिनट का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। चलो हम 1 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं। सोचो विचारो फिर हमें पुकारो। वहां आजादी आजादी अर्थ हुआ था क्या? वहां आजादी अर्थ हुआ था? वहां विशेष विशेषण भाव किसके साथ है? अरे नहीं मिल रहा तो हार मान जाओ, गुरुजी से पूछ लो। गुरुजी अब आपकी शरण में है, आप ही तारिए। वांतो ही प्रत्यय में ये प्रत्यय का विशेषण था, क्योंकि ये वर्णवाचक है, क्योंकि ये का मतलब है य, और यह एक वर्ण है, और इस य में सप्तमी विभक्ति है ये। और इस सूत्र से कौन सा कार्य हो रहा है? वांत आदेश हो रहा है। तो जहां कोई कार्य हो रहा हो, वर्णवाचक पद हो और सप्तमी विभक्ति हो, वो और किसी का विशेषण बन रहा, किसी का विशेषण हो, तो ऐसे विशेषण वाचक पद अपने विशेष्य का अंत का बोधक न होकर के अपने विशेष्य के आदि का बोधक हो जाता है। तो यहां भी जो एच है वह अपने विशेषण एति, एदति और ऊठी का तदंत का बोधक न होकर के तदादि का बोधक हो जाएगा। तो अर्थ हो जाएगा अवर्ण के बाद एजादि एति और एजादि एदति पर में हो तो वृद्धि रूप एक आदेश होता है। पूछो ऊठी में क्यों नहीं गया? ऊठी में भी तो जाना चाहिए था। अर्थ ये भी तो होना चाहिए था कि अवर्ण के बाद एजादि ऊठ परे रहते वृद्धि रूप एक आदेश होता है। तो कहा कि असंभवात, ऊठ एज आदि होता ही नहीं है, इसलिए एज वहां नहीं जाएगा। तो एच आने से 2 जगह जाने का काम हो गया, तो एच आना सार्थक भी हो गया। ऊठ में जाने के बाद यद्यपि जाएगा, लेकिन नहीं मिलने के कारण उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो ऊठ एज आदि होता ही नहीं है, तो असंभवात ऊठी इत्यत्र एति इत्यस्य एजादित्वम न। तो समझ आया?
भैया कुलदीप गौड़ जिज्ञासु जी से व्याकरण पढ़ रहे हो आप, जिन्हें कि आचार्य कांता प्रसाद बड़ोला जी और हरिद्वार के पाणिनि, उत्तराखंड के पाणिनि डॉक्टर भोला झा जी और डॉक्टर शैलेश कुमार तिवारी जी ने पढ़ाया है। तो कुछ तो गुण होंगे अपने गुरुजनों के, ठीक है। इसी बहाने गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। तो बताओ, अर्थ स्पष्ट हुआ, माथा पच्ची हुई, तपस्या जगी, तो अर्थ हो जाएगा अनुवृत्त पदों के आद गुणा से आया हुआ आ का अर्थ होगा अवर्ण के बाद, और एची जो वृद्धि रेची से आई है उस एची और एती धतुर्सु को मिलाकर के हो जाएगा एजादि एति एदति और ऊठ। तो एजादि एति में अर्थ जाएगा, एजादि एदति होगा, लेकिन एजादि ऊठ नहीं होगा क्योंकि ऊठ एजादि नहीं होता, एति और एदति होते हैं, ठीक है। ये पर में हो तो वृद्धि रेची का वृद्धि होगा तो वृद्धि होती है, ठीक है। और एक पूर्व पर होगा तो होगा दोनों को मिलकर के, ठीक है। अवर्ण और एजादि एदति को मिलकर के वृद्धि रूप एक आदेश होता है, ठीक है। और अवर्ण के बाद एजादि एदति होकर के वृद्धि रूप एक आदेश होता है, और अवर्ण के बाद ऊढ़ पर में हो तो वृद्धि रूप एक आदेश होता है, ठीक है। हो गया इतना, आगे इतना हो गया आपका, ठीक है। तो उदाहरण आ रहा है उपैति। क्या उदाहरण आ रहा है? उपैति। तो उपैति का विग्रह क्या है? विग्रह देखते हैं हम, क्या विग्रह है? उप धन एति, ठीक है। वर्ण विच्छेद क्या होगा? उप प्लस ए त ई, ठीक है। अब बताओ कि अवर्ण के बाद एच है कि नहीं? है कि नहीं? और वह एच एति का है कि नहीं? एति के आदि में है कि नहीं? तो अवर्ण से एजादि एति पर में हो मिल गया, तो ऐसे अवर्ण और ए को मिलकर के क्या हो जाएगा? वृद्धि रूप एक आदेश हो जाएगा। तो वृद्धि किसको होगी? वृद्धि कितनी है? 3 है, आ ऐ औ। तो आपको बताया है अभी सार रूप में कि अ के बाद ए हो तो कौन सी वृद्धि होती है? ऐ होती है। क्यों होती है? स्थानांतरतमा लगा लेना। तो आ और ए को मिलकर के क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? आ और ए को मिलकर के ऐ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? आई। और इधर क्या रह जाएगा? त। मिला दीजिए, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, क्या बनेगा? उपैति बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया एति परे का उदाहरण। अगला क्या है? उप प्लस ए धते, ठीक है। तो ए धति इस शब्द का है ए धते, ठीक है। तो क्या बन गया है? उपधन ए धत्ते, विग्रह करें वर्ण विच्छेद, उप अ प्लस ए ध अ त ए। तो यहाँ अवर्ण के बाद ए धते है कि नहीं? उसके आदि में ए वर्ण बैठा हुआ है कि नहीं? वह एच में आता है कि नहीं? तो ए जादि ए धति मिल गया अवर्ण के बाद। तो इन दोनों को मिलकर के क्या हो जाएगा? कौन सी वृद्धि होगी? ए और आ और आई को मिलकर के क्या होता है? आई होता है। तो बना दो, क्या बन जाएगा? आई। तो इन सबको मिला दोगे तो क्या बनेगा? उपै धते। उपै धती है कि उपै धते है? बन गया, क्लियर हो गया इतना। उसके बाद आया पृष्ठोह। पृष्ठोह का विग्रह है पृष्ठ धन उह। वर्ण विच्छेद किया हमने, क्या बना? प र अ प्लस उ ह अ। ये जो उह है ऊट शब्द का है, ठीक है। ऊट शब्द का है, ठीक है। तो ऊट शब्द का होने के कारण यह
ऊठ किना गया। समझ गए? वैसे तो व्याकरण क्या होती है, जैसा कहा है वैसा ही करना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ तात्पर्य ग्रहण किया है, ठीक है। तो यहाँ ऊठ, ऊठ से संबंधित शब्द कहा है, ठीक है, ऊठ ऐसा नहीं कहा है, ठीक है। यानी ऊठ को यहाँ उपलक्षण माना है, ठीक है। तो अ के बाद ऊठ है कि नहीं है अवर्ण के बाद, तो दोनों को मिलकर के क्या हो जाएगा, वृद्धि रूप एक आदेश हो जाएगा। तो ध्यान दो, वृद्धि रेचि में तो हमने ए ओ आई ओ को बताया था, ये यहाँ कहता है कि क्या कहते हैं, अभी प्रसंग आ रहा है, यहाँ ऊठ के ऊ को भी हो जाएगा। तो अ और ऊ को मिलकर के क्या होगा, स्थानांतरतमा लगाओ, अ का उच्चारण स्थान है कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। कंठोष्ठ वाला कौन है, आ आई औ में औ है, तो दोनों को मिलकर के क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दोनों को मिलकर के क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, ब्रष्टो बन जाएगा। तो इस तरह से अवर्ण के बाद एति एधति ऊट परे हो तो वृद्धि रूप एक आदेश होता है। यह हमने 3 उदाहरणों के माध्यम से जान लिया। कौन कौन से उदाहरण, उपैति, उपैधते और पृष्ठो, ठीक है। कोई शंका नहीं हो रही है मन में, तो उठाओ, बताओ, व्याकरण इसी का नाम है। हाँ, इसमें गुण नहीं हो सकता है, तो अपवाद नहीं बन जाएगा, क्योंकि सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। अगर गुण करने लगोगे तो एते धतुर्सु बनाना तो व्यर्थ ही हो जाएगा ना। तो वैसे इन सब में तो गुण लग रहा है। किन सब में, सब में लग रहा है गुण, समझ रहे हो। एक पहली बात तो तुमने अच्छी उठा दी, तो इसका उत्तर मिल गया। उप के बाद एति है, तब भी गुण प्राप्त हो रहा है। तो जिस तरह से वृद्धि रेचि बाधक हुआ था, उस तरह से एति धतुर्सु भी बाधक हो जाएगा अपवाद होने के कारण, ठीक है। और क्या है, उपैधते में भी गुण की प्राप्ति है, तो इस वो उसका भी बाधक हो जाएगा। पृष्ठो हाँ में भी गुण की प्राप्ति है, सूत्र विधान सामर्थ्यात क्या हो जाएगा, गुण का बाधक हो जाएगा, अपवाद होने से भी बाधक हो जाएगा, क्योंकि गुण को अपने लिए अभी जगह मिली हुई है। वो अ प्लस अ में गुण कर सकता है, अ प्लस ई में गुण कर सकता है, अ प्लस उ में गुण कर सकता है, अ प्लस री में गुण कर सकता है, अ प्लस री में गुण कर सकता है, ठीक है। हो गया इतना, आगे और कोई शंका, दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ, अब भी निकलेगी। तो गुरु जी खुद ही कह रहे गुरु जी कि अभी रुक जा, है ये आगे मत बढ़, अभी आगे मत बढ़, अभी मैं एक शंका देने जा रहा हूं तुम्हें। अभी अपना दिमाग चलाओ, तुम्हें पकड़ में आती है कि नहीं वो शंका। मैं ये देखना चाह रहा हूँ ना कि क्या तुम्हारा दिमाग भी चलता है। ध्यान दो, अभी तक आपने जो संधियां पढ़ी हैं उन पे उनको लगाना है यहाँ। उप के बाद एति था, तो अ के बाद ए मिला हमें, वहां कौन कौन से संधियां प्राप्त हैं, क्या यण संधि प्राप्त है, कैसे, वो तो इक के बाद होती है, तो प्राप्त है, तो यण पर विचार मत करो। अयादि संधि प्राप्त है, नहीं, अयादि को भी जाने दो। क्या गुण संधि प्राप्त है, उस पर हमने विचार कर लिया है कि गुण क्यों नहीं हो पाएगा। एते धतुर्सु भी वृद्धि करता है और वृद्धि रेचि भी वृद्धि करता है। क्या वृद्धि रेचि से होने वाली वृद्धि यहाँ प्राप्त है, वही तो कृष्ण तत्वों में विवेक हो रहा था। लगाओ ना दिमाग, तब तुम्हें इतना वक्त क्यों दे रहा हूं मैं। अरे गुरु जी के आभा मंडल से डरो मत,
अपना बुद्धि लगाओ कि वृद्धि रेचि कहता है अवर्ण के बाद एच पर में हो तो वृद्धि रूपाय का आदेश होता है। अब गुरु जी यही पूछ रहे हैं कि बताओ बेटा उपैति में वृद्धि रेचि लग सकता है कि नहीं? तो बताओ ना, बोलो ना, डर क्यों रहे हो, सोचो विचारो। तो फिर ये वाला सूत्र क्यों आया जब ये वृद्धि कर रहा था? बिल्कुल यही पहुंचाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। आई बात समझ में? तो कभी भी किसी से डरो मत पूछने में। अगर कहीं दिक्कत है और तुम्हें लग रही है और तुम्हें उसके तर्क पता है कि मुझे दिक्कत क्यों लग रही है, तो वाकई में वो दिक्कत है। आप पूछिए, आपके पास तर्क हैं उसके, और तर्क ये है कि उप के बाद एति में एते धत्योत्सु वृद्धि कर रहा है। अरे यही वृद्धि तो वृद्धि रेचि कर रहा था, तो इसने स्पेशल क्या कर लिया? इसने भी उपैति बनाना है, उस उपैति को वृद्धि रेचि बना ही रहा है। तो दोनों में भेद तो है नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि सूत्र बेकार में बनाया, और दोनों के बीच में बाध्यबाधक भाव भी नहीं है। भाई एक सामान्य सूत्र होता है और एक बाधक सूत्र होता है, तब वो भी ऐ ही करेगा, ये भी ऐ ही करेगा, दोनों एक ही काम करने हैं। तो एक ही काम करने के लिए दो आदमी क्यों लगा रखे हैं भाई? ये तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मेन पावर का गलत दुरुपयोग हो गया। अरे जिस काम को एक व्यक्ति पहले से कर रहा हो, दूसरा आदमी आ जाए तो दूसरा डिस्टर्ब ही तो होता है। फिर धीरे से कंफ्यूज नहीं हो जाएगी कि भाई मुझे बना काय के लिए रखा है कि नहीं? समझ रहे हो? तो ऐसी स्थिति में के लिए ही क्या कह रहे हैं, आगे कुछ कह रहे हैं। अभी प्रसंग चलाएंगे, इसके बाद इस विषय में भी कहेंगे। कह रहे हैं ए जाद्यो किम, क्या कहा? ए जादी क्यों कहा? ए जादी एति पर में हो, ए जादी एदति पर में हो, ऐसा क्यों कहा? तो आपको अभी बताया था कि एति एदति और उठ क्या है, अपने उपलक्षण है। एति का मतलब है एत इणगतो धातु से बने हुए शब्द, ठीक है। और एति धातु ए धति का मतलब है एत धातु से बने हुए शब्द, यानी इण धातु पद में हो, ऐसी इण धातु जिसमें एच आदि में हो। ध्यान देना, शुद्ध अर्थ क्या है? अवर्ण के बाद इण धातु पर में हो। कैसी इण धातु? जिसके आदि में एच हो, ठीक है। तो अवर्ण से ए जादि इण धातु पर में हो तो दोनों को मिलकर के वृद्धि रूप एक आदेश होता है। क्लियर है? और अवर्ण से एति का ए धति का मतलब भी क्या है? एद धातु। तो अवर्ण से एजादि एद धातु पर में हो तो क्या होता है? वृद्धि रूप एक आदेश होता है। और अवर्ण से ऊठ संबंधी शब्द पर में हो तो क्या होता है? वृद्धि रूप एक आदेश होता है, ठीक है। वहां एजादि होता ही नहीं है, इसलिए एजादि विशेषण नहीं जाता। अगर ऊठ एजादि होता ना, कहीं भी किसी तरह से भी ऊठ शब्द का ऐसा शब्द बन रहा होता जहां ए होता, तब एजादि जाता, उसको मना नहीं कर पाता। लेकिन असंभव होने के कारण नहीं गया। वस्तुतः एज को वहां रोक नहीं सकता कोई, ठीक है, क्योंकि विशेषण तो उसका भी है वो। समझ रहे हो? द्वंद्व घटित द्वंद्व घटकत्वात् तत्रापि तस्य प्रवृत्ति न अस्ति कोऽपि बाधक, ठीक है। प्रवृत्ति को रोक कोई नहीं सकता, लेकिन असंभव होने के कारण नहीं गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब ये कह रहे हैं कि सूत्र में तो एति एधति है, तो एति और एधति तो एजादि है ही, अलग से एजादि पढ़ने की क्या जरूरत थी? समझ रहे हो? एक बच्चा पूछ रहा है गुरुजी से कि गुरुजी एति और एधति तो पहले से एजादि हैं, तो सूत्र में एच वृद्धि रेच से एच का अनुवर्तन ला करके क्या कर रहे हो? सीधा कहिए ना, अवर्ण के बाद एति हो, एधति हो और ऊठ हो तो क्या होता है? वृद्धि रूप एक आदेश होता है। एच क्यों लाए? तो कह रहे हैं बेटा हम एच को क्यों लाए हैं बता रहे हैं कि हमने अभी व्याख्या कर दी कि एति का मतलब एति नहीं है, बल्कि इण धातु से संबंधित इण धातु है। और एधति का मतलब भी एधति नहीं है, बल्कि एध धातु है। तो
अवर्ण से इद धातु पर में हो तो गुण रूप एक आदेश होता है। यदि हम यह अर्थ करेंगे तो जहां जहां अवर्ण के बाद इण गतौ धातु होगी वहां वहां वृद्धि प्राप्त होने लगेगी। तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी कि नहीं। तो कहा कि होने तो क्या दिक्कत आ रही है, कहा कि दिक्कत आती है। कहा कैसे, तो बता रहे हैं, आइए बताते हैं हम कैसे। माँ भवान प्रेदिधत प्र प्लस इधि धत क्या है, गलत लिख दिया ना, प्र प्लस इधि धत क्या है, तो प्र के अंतिम में क्या है, अ है, प्र के अंतिम में क्या है, और इधि धत में इण धातु है। ये पुस्तक देना जरा, कहाँ है पुस्तक, उपेता है यार पहले, इधि धत तो ए धातु का कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे। अरे उपेता है, तभी तो मैं कह रहा कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे। क्या है, उप प्लस इतः गतः इण गतौ, इण धातु के जब रूप बनते हैं तो इतः बनता है, ठीक है। तो क्या हुआ, उप इतः इण धातु है कि नहीं। अगर हम एच नहीं लाते तो सूत्र का अर्थ क्या होता, अवर्ण से इण धातु पर में हो तो अवर्ण से इण धातु मिल गई कि नहीं। अवर्ण कहाँ है, उप के अंतिम में, पकारोत्तरवर्ती अकार, और इण धातु कहाँ है, इतः। तो अ और ई दोनों को मिलकर के क्या हो जाएगा, वृद्धि रूप एक आदेश हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा, उपैति, उपैतः, क्या उपैतः बनता है, उपेतः बनता है। तो अगर हम एजादि नहीं लाएंगे तो उपेतः नहीं बनेगा, उपैतः बनने लगेगा। तो वृद्धि न हो इसके लिए हमें एच लाना आवश्यक है। जब एच ले आएंगे तो अर्थ हो जाएगा ऐसी इण धातु जिसके आदि में ए पड़ता हो। तो इतः के आदि में ए न होने के कारण यहाँ वृद्धि नहीं हो पाएगी, अन्यथा वृद्धि हो जाती। तो एज एज ग्रहण करना सार्थक हो गया कि नहीं हो गया। तो इण गतौ धातु में भी सार्थक होकर के दिखा दिया कि जितनी भी इण धातु है वो हर जगह एज आदि नहीं है, कहीं कहीं इता जैसे इकार आदि भी है। इसी प्रकार से ए धति धातु, ए धति धातु का संप्रसारण करके इधिधत बनता है। इधिधत एध धातु है कि नहीं है, गुरुजी ने बोल दिया है, मान लो, ठीक है। जब धातु प्रकरण पढ़ लोगे समझ जाओगे कि संप्रसारण किसे कहते हैं और कैसे ए धातु को इधिधत बना है। अभी गुरु मुख से जो बात चली गई उसी को स्वीकार लो, एद धातु का है। अगर हम यहाँ भी एच का अनुवर्तन नहीं करते तो अर्थ क्या होता, अवर्ण के बाद एद धातु हो तो वृद्धि रूप एक आदेश होता है, ठीक है। तो जब कह दिया कि वृद्धि रूप एक आदेश होता है तो प्र है इदिधत है, बताओ प्र में अ बैठा है कि नहीं, अवर्ण के बाद एद धातु है कि नहीं, इदिधत एद धातु है। तो यहाँ भी क्या होने लगती, वृद्धि होने लगती। जब वृद्धि होती है तो अ और ई को क्या वृद्धि हो जाती, आई वृद्धि हो जाती। क्या रूप बनता, प्राइदिधत। क्या ये यह इष्ट रूप है हमें वांछित, क्या ऐसा ही रूप बनाना चाहते हैं हम, नहीं बनाना चाहते, अशुद्ध रूप सिद्ध होने लगता। तो वह न हो इसके लिए एज ग्रहण किया। जब एज ग्रहण किया तो अर्थ क्या हो गया कि ऐसी एद धातु जिसके आदि में एच बैठा हुआ हो। तो चूंकि इधत में अंतिम आदि में ई है जो एच में नहीं आता, इसलिए यहाँ एत्य धातु सूत्र नहीं लगेगा। तो क्या बन जाएगा, गुण हो जाएगा यथा प्राप्त। तो उपेतः उपधन इतः में भी गुण हो जाएगा, क्या बन जाएगा, उपेतः अ और ई को मिलकर के गुण हो जाएगा। और प्र इदिधत में भी क्या हो जाएगा, अ और ई को मिलकर के गुण हो जाएगा। तो क्या बनेगा, प्रेदि धत। समझ में आ गया, आ गई बात समझ में। अब आगे बोलो। पृष्ठभूमि में गुरुजी
पृष्ठ होगा ना, कुछ पृष्ठ होगा। सिर्फ ओट, ओट एक धातु है, ओट धातु के ओट धातु नहीं है, शब्द है, शब्द है। तो अवर्ण के बाद यदि ओट हो तो वृद्धि होगी। मात्र इसमें कुछ ओट के मात्र में इसमें, दोबारा बोलो। अवर्ण के बाद यदि ऊट शब्द हो तो वृद्धि होगी। ठीक है, इसमें मतलब मात्र इसी शब्द में होगी वृद्धि की, अन्य कोई हो आगे ऊट शब्द के जो शब्द बने हुए हों, जैसे एत के जो शब्द बने हों, इनके जो शब्द बने हुए हों, उनमें वृद्धि होगी। उसी प्रकार से ऊट संबंधी शब्द में वृद्धि होगी। आ गई बात समझ में? तो अब ये बता दिया कि एज का अनुवर्तन करना क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एति और एधति भले ही आपको एज आदि दिख रहे हो, लेकिन वो उपलक्षण है। एति का मतलब है इण धातु और एद का मतलब क्या है? एद धातु। तो ऐसी इण धातु जिसके आदि में एच हो और ऐसा एद धातु जिसके आदि में एच हो, वहीं वृद्धि होती है, अन्य वृद्धि नहीं होती। ठीक है, अभी कल मैं तुम्हें इसके संबंध में एक प्रश्न पूछूंगा, रात भर सोचना। ठीक है, और वो प्रश्न का हिंट दे देता हूं मैं। व्याकरण में जिसको कहा जाता है उसी को काम होता है। ठीक है, भावार्थ नहीं लेते, जो कहा गया है उसी को होता है। ठीक है, भावार्थ लेने का नियम नहीं है। तो जिसको कहा है जब उसी को होगा, तो यहां हम उसको नहीं कर रहे हैं। तो रात भर सोचना और मुझे बताना ऐसा क्यों। ठीक है, क्या कहा? इतना हो गया? तो क्या बना हमारा? प्रेदित एज आदि क्यों ग्रहण किया? ये प्रेदित और उपेतः से समझा दिया। आगे उसके बाद तो उपधन इतः त प्रत्यय से इतः बना है, उपेता बना। माँ भवान प्रेदिधत प्रइदिधत में प्र और ई है, उन दोनों को गुण हो गया तो प्रेदिधत हो गया। ठीक है, हिंट दे दिया। अगला वार्तिक क्या है? अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। 10:43 हो गए। क्या अध्ययन करना ठीक रहेगा? ठीक रहेगा? ये सारी वार्तिक की वार्तिक है ना, वो भीतर वार्तिक की वार्तिक कराएंगे। ठीक है, 11 बज गए हैं, तो आज के लिए इतना ही रखें। चलिए, आशुतोष जी आपका स्वागत है। आज आप लेट में आए हैं, इसी लिंक से आप जुड़िएगा तो आप आनंद ले सकेंगे। और कभी कभी हमारा नेट स्लो चलता है, बढ़िया नहीं चल पाता है, तो हमें फेसबुक और गूगल में से एक जगह रोकना पड़ता है। फिर भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो संपर्क में रहिए, हम किसी न किसी विधि पढ़ने वाले जिज्ञासु छात्रों के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। तो आपको यदि आवाज आ रही हो, तो हमने तो ब्लूटूथ लगाया हुआ है, आप लिख करके बता दीजिए हमें, आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो। चलिए हम सुनते हैं। प्रणाम प्रणाम जी। बिल्कुल जी। 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 जी।
बिल्कुल बनता है, इसीलिए तो आपको बताया कि एति और एधति जो है वह इण धातु और एद धातु के उपलक्षण हैं। इसीलिए तो ईदिदत्त लाए हैं, वरना ईदिदत्त क्यों लाते? वो एजाद्यो कि मैं उपेतः और एदिदत्त लाए हैं, इसका तात्पर्य ही यही है कि वो चाहते हैं कि जहां इण धातु का ऐसा रूप बना हुआ हो जिसमें एच हो। तो कुछ आप अनुसंधान कीजिए, जो शब्द हैं इण धातु के शब्द रूप लाइए और देखिए कि कहाँ कहाँ एजादी है, उसके साथ प्रयोग जोड़िए, शब्द बनेगा। जो बनेगा वो व्याकरणनिष्ठ होगा, व्यवहारिक होगा, सही होगा। जी अच्छा, पर ये बताइए कि ये कक्षा क्या ऑनलाइन विराम कर दें तब चर्चा करें? जी बताइए, बताइए बताइए आप। नहीं, चलिए आप बताइए। जी 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 जी। हमने जो अध्ययन किया है, जो सुना है, समझा है, देखिए, एक ये होता है ना, जो दो विद्वान आपस में बात करते हैं तो उनकी बौद्धिक क्षमता और उनकी वाणी दोनों के अनुसार होती है। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्च अध्येता। बृहस्पति जैसे प्रवक्ता हो और इंद्र जैसे अध्येता हो, तो बृहस्पति की वाणी जो निकलेगी वो वाणी कैसे होगी? इंद्र के अनुकूल होगी। जो बृहस्पति हैं वह उच्च कोटि का स्तर वाले व्यक्ति हैं कि नहीं? और जो इंद्र हैं उनका स्तर कैसा है? उच्च कोटि का है या सामान्य है? तो जब दोनों के दोनों अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, गुरु भी और शिष्य भी, तो उनकी वाणी भी उसी स्तर की होगी कि नहीं होगी? अब उस वाणी को यदि आप और हम समझना चाहेंगे तो संभव है कि शायद हमें उतना समझ में ना आए। हमें तो व्याख्या, टीका, प्रटीका कितनी समझ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक हमारी एक जो, चूंकि वो सारा का सारा व्याकरण हमने कभी जा करके नहीं देखा कि वो बातें सही हैं या नहीं हैं, लेकिन हम उसी व्याकरण को पढ़ रहे हैं जिस जो परंपरा से आई है, तो उस परंपरा का खंडन भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? तो संभव है कि महेश्वर ने जो व्याकरण पढ़ाया हो भरद्वाज को, या जो भी परंपरा रही हो, वो व्याकरण उनके लिए तो अनुकूल हो, हमारे लिए ना हो। तो इसीलिए बाद बाद के आचार्यों ने जब ये देखा कि पुराने आचार्यों ने बात तो पूरी कह दी है, लेकिन वो वर्तमान के अध्येताओं के लिए क्लिष्ट बन पड़ी है, तो उन्होंने आचार्यों की कही हुई बात को अपने अनुसार तत्कालीन समाज की बौद्धिक दृष्टि के विचार से एक नयापन लाए। नयापन केवल क्या था? वर्तमान तत्कालीन समाज को बताने का तरीका, तरीका में नयापन था, बाकी कोई नयापन नहीं है। इसीलिए वर्तमान के व्याकरण जो पाणिनि जी हैं उनको भी श्रेय केवल तरीके का दिया जाता है, बाकी पूरा का पूरा व्याकरण उन्होंने परवर्ती आचार्यों से ही लिया है। जी जी। पहले शब्द था फिर व्याकरण था।
इस पे मैंने कक्षा के प्रारंभ में भी बताया था। पहले ये बताइए कि आप हमारी कक्षा आज ही देख रहे हैं या पहले भी देखते रहे हैं? अच्छा। दरअसल मेरे पास अब व्यवस्था रहती है, कभी कोई समस्या रहती है, कभी कुछ, लेकिन आजकल बच्चे आ रहे हैं सामने पे पढ़ने वाले, तो अधिकतर इन्हीं पे फोकस रहता है ऑनलाइन। कभी नेटवर्क की बाधा के कारण नहीं हो पाता, कभी हमारे लैपटॉप की खराबी के कारण नहीं हो पाता। तो पढ़ना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन पहुंच नहीं हो पाती। तो आप पहुंच गए हैं, तो आपका स्वागत है और आपको उत्तर भी मिल रहे हैं। नहीं, भाग्यशाली तो हम भी हैं कि जो दर्शक मुझसे जुड़ना चाहते हैं, उनमें से कोई एक तो जुड़ पाया। क्योंकि बहुत लोग बहुत जगह से कहते हैं कि हमें जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है, लेकिन मेरी ही किसी बदकिस्मत की के कारण जुड़ाव नहीं हो पाता है। या तो टाइमिंग खराब होती है, या नेटवर्क खराब होता है, या सिस्टम खराब होता है। बहुत सारे कुछ ना कुछ समस्याएं मेरे साथ चलती रहती हैं। तो आप पहुंचे हैं, इसके लिए स्वागत है, और अच्छे प्रश्न कर रहे हैं जिनका मैं आपको भरसक प्रयास करूंगा जवाब देने का। और मेरे पास भी एक कमी है कि मैं बहुत पहले ग्रंथों को मतलब ग्रंथों के बीच में नहीं हूँ। मतलब 3 साल तो मेरी सर्विस को हो गए, तो सर्विस के दौरान भी कौन हमसे व्याकरण पढ़ेगा। तो व्याकरण ऐसे छात्र चाहिए व्याकरण पढ़ने के लिए, जो मुझे इस तरह से आंदोलित कर सकें कि मैं किताब उठा करके पढ़ सकूं। हम किताब उठा के नहीं पढ़ पा रहे हैं, और उसी ज्ञान को जागृत रखने के एक प्रयास है कि कम से कम कुछ जो विद्यार्थी हमसे पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाते रहें, लेकिन कुछ कुछ सपने हैं जो टूट जाते हैं किसी न किसी कारण से। तो आपने कहीं ना कहीं हमें देखा होगा, इसलिए जुड़े होंगे हमसे। दरअसल ये एक ही बच्चा है जो पढ़ता है, तो मैंने अपने शौक के लिए इसे ऑनलाइन डाला हुआ है। वो बच्चों के जुड़ाव पे और नेटवर्क व्यवस्था और सिस्टम की व्यवस्था पे ही संभव हो पाता है। तो हमारे साथ वही हो जाता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में है मैं नहीं। जब मैं होता हूँ तब बच्चे नहीं होते। जब बच्चे पढ़ने वाले मिलते हैं तो नेटवर्क दगा दे जाता है। हमने ये भी व्यवस्था बनाई थी, हम कुछ समय पहले फोन पे ही पढ़ाते थे, बल्कि आधी कक्षाएं कुछ ग्रंथ मेरे फोन पे हुए हैं। जी जी जी। आप एक काम किया कीजिए ना, आप जब भी हमारा लाइव होता है ना, आप उस पर कमेंट कर दिया कीजिए, तो हम ये व्यवस्था कर सकते हैं कि जैसे आप वहां आए, हम अपना गूगल मीट खोल दें, तो आपको गूगल मीट में जोड़ दिया जाएगा। जी 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 जी। हेलो। 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 हेलो।
हेलो। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष जी, जो कुछ प्रश्न कर रहे थे, लेकिन किसी बाधा के कारण, हमारी टेक्नोलॉजी के कारण बात पूरी नहीं हो पाई। तो आशा है आज की कक्षा विधिवत चली होगी, और फेसबुक पे जुड़े हुए दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति मुझे उत्साह प्रदान करती है, और यही उत्साह बना रहे, आपकी ओर से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आज की कक्षा यहीं विराम करते हैं। शुभ रात्रि। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। नमस्कार।